नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी बाय दीपक सर चैनल पे। कैसे दोस्तों आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यूसली चल रही होगी। दोस्तों आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा में पदों की वृद्धि हो गई है। ये न्यूज़ हमारे पास कल निकल के आई थी। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया हुआ था। आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। ठीक है दोस्तों, 6700 कुछ पद हो गए हैं टोटल अब। ठीक है, तो प्लीज़ सभी लोग जो अभी तैयारी पे नहीं लगा हुआ, तैयारी पे लग जाएं। और दोस्तों इसी की कड़ी में हम आज 24 दिसंबर 2017 सेकंड शिफ्ट के जो भी 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ सभी लोगों से मेरा विनम्र प्रार्थना है कि जो भी अभी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलते हैं आज के फटाफट से आज के पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा गया था, उदयगिरी गुफा स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों उदयगिरी की गुफाएं? तो दोस्तों उदयगिरी की जो गुफाएं स्थित है वो विदिशा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? विदिशा में। यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। विदिशा में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। विदिशा से दोस्तों 6 किलोमीटर दूर। कहाँ? विदिशा से 6 किलोमीटर दूर बेतवा और बेस नदी के बीच में स्थित है। कहाँ पे? बेतवा और बेस नदी के बीच में दोस्तों ये स्थित है। उदयगिरी में कुल 20 गुफाएं, इनमें से कुछ गुफाएं चौथी और 5वीं शताब्दी से संबंध है। एकांत स्थान पर पहाड़ी पर कुछ इन गुफाओं में कई बौद्ध अवशेष भी पाए जाते हैं। गुफा में की गई नक्काशकारी और अभिलेख का खास इतिहास महत्वपूर्ण मायने रखता है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन की जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे दोस्तों जगजीत सिंह जी। जगजीत सिंह जो थे, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। कलिंग पुरस्कार विज्ञान संचार के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसा काम जो लोगों को समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार के अंतर्गत आता है। विजेता को 10,000 स्टर्लिंग फंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार दोस्तों द्विवार्षिक और विश्व विज्ञान दिवस पर 10 नवंबर को, कब? 10 नवंबर को प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, भारत में अभी इस सम्मान से संबंधित लोगों की कुछ सूची है जो मैं आपके सामने पेश करता हूं दोस्तों। जैसे 1963 में जगजीत सिंह को दिया गया था। ठीक है, 1991 में नरेंद्र सिंह सहगल को दिया था। यानी कि दोस्तों ये जो पुरस्कार है ना, ये 1963 से ही दिया जाता है। यानी कि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1963 से ही हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ जगजीत सिंह को दिया गया था कब? 1963 में। 1991 में नरेंद्र के सहगल को दिया गया था। 1996 में जयंत नार्लिकर को। 1997 में डी बाला सुब्रमण्यम को। और 2009 में दोस्तों प्रोफेशनल यशपाल जी को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। प्राणहित अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों प्राणहित अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों तेलंगाना में। यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्राणहिता वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में स्थित है, जो डेक्कन पठार के अत्यंत दुर्लभ परिदृश्य को दर्शाता है। प्राणहिता एक महत्वपूर्ण शुष्क पर्णपाती प्रकार का जंगल है दोस्तों, और गोदावरी नदी की सहायक नदी प्राणहिता नदी इस खूबसूरत अभ्यारण्य को एक रहस्यमय स्पर्श देती है। यहाँ आपको दुर्लभ जीव जंतुओं के अलावा दोस्तों पेड़ पौधों की मिली जुली प्रजातियाँ भी देखने को मिलेगी। यहाँ तेंदुआ, बाघ, लंगूर, हैना, आलसिया, भालू आसानी से देखे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा विटामिन रतौंधी की रोकथाम करता है? तो दोस्तों कौन सा विटामिन करता है? तो दोस्तों वो करता है विटामिन ए। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। रतौंधी आंखों की एक बीमारी होती है, आप सभी को पता होगा। इस रोग के रोगी को दिन में तो अच्छी तरह दिखाई देता है, लेकिन रात के वक्त वह नज़दीक की चीज़ें भी ठीक से नहीं देख पाता दोस्तों। विटामिन ए आंखों से देखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन ए का उपयोग आंखों की रोशनी, मांसपेशियों की मजबूती, हड्डियों की वृद्धि और रक्त में कैल्शियम का स्तर सही बनाए रखने में बहुत लाभदायक होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन होता है। विटामिन ए जो होता है ना दोस्तों, ये वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों जो भी इस चैनल पे अभी वीडियो वॉच कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का गठन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA का गठन जो हुआ था वो हुआ था जापान में दोस्तों। कहाँ हुआ था? जापान में। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया गया। इसकी संरचना रास बिहारी बोस ने जापान की सहायता से टोक्यो में की। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चल रहे हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष खालिस्तान को मनाया जाता है। तो दोस्तों आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 21 मई को। यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया जाता है। सर्वप्रथम इसे दोस्तों 1991 में मनाया गया था। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की शुरुआत उस समय से की गई जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी वर्ष 1991 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बटूर में आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई थी। तभी से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बलिदान दिवस को तथा उन्हें श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से आतंकवाद विरोधी दिवस
इस दिन मनाया जाता है। कब? 21 मई को दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। हम लोग चल रहे हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्य को सम्मिलित करता है? तो कौन सा संविधान है दोस्तों जो भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को सम्मिलित करता है? आप बताइए मुझे। तो दोस्तों ये कौन सा है? एक मिनट दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, कौन सा सम्मिलित करता है? मूलभूत कर्तव्य को सम्मिलित करता है संविधान संशोधन, भारत के संविधान में मूलभूत कर्तव्य को सम्मिलित करता है। तो वो कौन सा करता है दोस्तों? तो वो करता है 42वां संविधान संशोधन, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत का संविधान 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। नागरिकों के मूल कर्तव्यों के संबंध में एक नया अध्याय जोड़ा गया और समाज विरोधी गतिविधियों से चाहे वे व्यक्तियों हों या संस्थाओं द्वारा निपटने के लिए विशेष उपबंध किए गए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और एकता, अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल अधिकारों पर सर्वोच्च सुनिश्चित की गई तथा इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का भाग चौथे का के अंतर्गत जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि जो भी इस चैनल पे अभी न्यू वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाली नवीनतम मुद्रा मूल वर्ग के नोट हैं? मतलब दोस्तों क्वेश्चन सीधा पूछा गया है कि कौन सी ऐसी मुद्रा है भारतीय रिजर्व बैंक जिसने जारी किया इसको नवीनतम मुद्रा मूल वर्ग के नोट हैं अभी प्रेजेंट टाइम में। तो कितने के हैं दोस्तों? तो वो 200 रुपये के नोट हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बैंकिंग सिस्टम में 25 अगस्त 2017 से 200 रुपये के नए नोट छपे। आरबीआई के अनुसार इसके जारी होने के बाद लेन देन में अपेक्षाकृत अधिक आसानी होगी। अभी तक 100-500 के बीच कोई नोट नहीं था, इसी लिहाज से इसको जारी किया गया। वैसे यह पहली बार होगा कि देश में 100 और 500 रुपये के बीच का कोई नोट जारी हुआ। नोटबंदी की घोषणा के बाद यह चौथा नया नोट जारी किया गया है। 200 रुपये के नोट के पीछे की ओर दोस्तों जो है वो सांची का स्तूप का मोटिव दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों हम चल रहे हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, भारत का वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो दोस्तों ये 2017 की बात हो रही है। तो वर्तमान 2017 में भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग कौन था दोस्तों? तो वो थे अचल कुमार ज्योति जी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अचल कुमार ज्योति वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन्होंने दिनांक 6 जून 2017 को मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। ज्योति को दोस्तों 7 मई 2015 को 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में नियुक्त किया गया था। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा में 1975 बैच के गुजरात राज्य के अधिकारी रहे। 3 जुलाई 2017 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। 6 जुलाई 2017 को कार्यभार संभाला। ज्योति को भारत का 21वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था दोस्तों। कौन सा? ये 21वां, यानी कि 21वां चुनाव आयुक्त ये भारत के रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? आप सभी जानते होंगे, जिसने महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ी होगी या महात्मा गांधी जी के बारे में जिसको पता होगा। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले जी, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। ठीक है, दोस्तों इनके परामर्श पर ही उन्होंने सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व 1 वर्ष तक देश में घूमकर स्थिति का अध्ययन करने का निश्चय किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना के लिए गोखले ने गांधी जी को आर्थिक सहायता दी। गोखले सिर्फ गांधी जी के ही नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना, किसके दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु थे। ठीक है दोस्तों, गांधी जी को अहिंसा के लिए जरिए स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की प्रेरणा गोखले से ही मिली थी। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी एवं विचारक एवं सुधारक थे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, हाल ही में आयोजित हुए ब्रिक्स समिति के सदस्य कौन हैं? हाल ही में आयोजित हुए ब्रिक्स समिति के सदस्य कौन हैं? तो कौन है दोस्तों हाल ही में आयोजित हुए ब्रिक्स समिति के सदस्य कौन कौन हैं? तो दोस्तों ये हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। 2017 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्तमान में ब्रिक्स का 9वां वार्षिक शिखर सम्मेलन रहा। कौन सा दोस्तों? 9वां वार्षिक शिखर सम्मेलन रहा है, जिसमें 5 सदस्यीय देश जैसे ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सरकारों के प्रमुख ने हिस्सा लिया था। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों चीन के सियामेन शहर में हुआ। इसके अलावा चीन 2011 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। इस 9वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का थीम दोस्तों ब्रिक्स एक उज्ज्वल भविष्य के लिए सशक्त भागीदारी था, जिसके तहत सदस्य देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग को सक्रिय करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय वैज्ञानिक को भौतिक अनुसंधान में उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बॉन हिप्पल 2017 से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया दोस्तों? किस भारतीय वैज्ञानिक को भौतिक अनुसंधान में उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बॉन हिप्पल पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया? वो किया गया दोस्तों CNR राव। किसको दोस्तों? CNR राव जी को किया गया है, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। CNR राव को किया गया है दोस्तों। प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत के रत्न प्रोफेसर CNR राव चिंतामणि नागेश रामचंद्रन राव, इनका पूरा नाम है,
को 2017 में बान हिल पुरस्कार सामग्री अनुसंधान सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह इस सम्मान को जीतने वाले पहले भारतीय और प्रथम एशियाई हैं। नवंबर 2017 में बोस्टन के नैनो मटेरियल्स, ग्रेफेन, सुपर कंडक्टिविटी, 2D सामग्री और विशाल मैग्नेटोस्टिक सहित उपन्यास कार्यात्मक सामग्री के विकास के लिए प्रोफेसर राव को उनके अंतर्विषय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों इसी के साथ हम लोग चल रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि मैग्नीज किस जिलों में पाया जाता है। तो मैग्नीज पाया जाता है दोस्तों बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में। दोस्तों छिंदवाड़ा में तो वैसे कमी पाया जाता है, बालाघाट में ही पाया जाता है, पर यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग छिंदवाड़ा और बालाघाट दिया है, तो यही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट बैठता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश में मैग्नीज खनन करने वाले प्रमुख जिले बालाघाट तथा छिंदवाड़ा, इसके अतिरिक्त दोस्तों मंडला भी है, बस्तर, बिलासपुर, जबलपुर, धार, झाबुआ आदि जिलों में भी मैग्नीज की प्राप्ति होती है। महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिलों में दोस्तों 19 किलोमीटर लंबी पेटी में मैग्नीज उत्खनन किया जाता है। बालाघाट में कृषि व्यापार और भारत सरकार का उपक्रम मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड मैग्नीज खदान, भरवेली और उकवा यहाँ की प्रमुख खानें मानी जाती है। दोस्तों भरवेली जो है ना दोस्तों, जो बालाघाट में भरवेली की खान है वो एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज उत्पादन की खान है। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद जरूर रखें। ठीक है दोस्तों, वेरी IMP क्वेश्चन है ये। दोस्तों इसके अलावा हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है, परित्यक्त शहर कहा जाता है, खालिस्तान है, क्या है दोस्तों? प्राचीन शहर जिसे परित्यक्त शहर कहा जाता है वो कौन सा है? तो दोस्तों वो है मांडू। यानी कि दोस्तों मांडू जो है ये परित्यक्त शहर या भी यानी कि खूबसूरत शहर की जगह कहलाती है। यहाँ पर दोस्तों भयानक इतिहास और दीवारों के अंदर असामान्य तत्वों या अजीब तत्वों या अजीब रहस्य, भारत में कई भूत शहर और गांव हैं जो अस्पष्टीकृत के रहस्यों को पूरा करने के कारण छोड़ दिया जाता है। इन्हीं शहरों में मांडू मध्य प्रदेश भी एक ऐसा शहर है जो एक सुंदर पर्यटन स्थल होने के साथ साथ अपने में कई रहस्य छुपाए हैं और कई बार बर्बादी का मंजर देखा है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त दोस्तों धनुषकोटी तमिलनाडु, विजयनगर कर्नाटक, फतेहपुर सीकरी आगरा, कुलधारा राजस्थान तथा गांधी कोटी आंध्र प्रदेश आदि भी इस श्रेणी में शामिल होते हैं। और ये दोस्तों पूछा जाए कि मांडू कहाँ पे स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश के धार जिले में ये शहर स्थित है। बहुत ही दर्शनीय स्थल है दोस्तों। बाज बहादुर, रानी रूपमती की प्रेम कहानी से संबंधित यहाँ पे काफ़ी किले बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर की सीरीज पसंद आ रही हो, और अगर आपको वीडियो लेक्चर की सीरीज पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना? बहुत ही हल्का क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही सिंपल। आप सभी को पता होगा कि आगर मालवा जो है यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगर मालवा मध्य प्रदेश का 51वां जिला है तथा यह उज्जैन संभाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगर को दोस्तों 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। आगर मालवा जो है ना दोस्तों अपनी लाल मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सीमा राजस्थान को छूती है। किसको? राजस्थान को छूती है। आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। चलते हैं इसी के साथ दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था? तो दोस्तों विराटेश्वर मंदिर किसने निर्मित कराया था, आप सभी मुझे बता दीजिए। तो दोस्तों जो विराटेश्वर मंदिर है ना, इसका निर्माण करवाया था दोस्तों महाराज योगराज देव ने। किसने दोस्तों? महाराज योगराज देव ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, विराटेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। यह शिव मंदिर है। इसे कलचुरी राजा महाराजा युवराज देव द्वारा 1950 ईस्वी और 1050 ईस्वी गोलकी मठ के आचार को पेश करने के लिए बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, मंदिर अब भारतीय स्मारकों और भारत की विरासत संगठन पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा मान्यता प्राप्त होने से राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में घोषित कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी इस चैनल में अभी नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किस में लोकप्रिय कालिका माता का मंदिर स्थित है? तो आप सभी बताएंगे दोस्तों कौन सा वो शहर है जहाँ पे लोकप्रिय कालिका माता मंदिर स्थित है। तो दोस्तों बताइए आप कौन सा मंदिर, कौन सी जगह है वो, या कौन सा स्थान है जहाँ पे कालिका माता का मंदिर स्थित है? तो दोस्तों वो है रतलाम। कौन सा दोस्तों? रतलाम। यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों रतलाम बांसवाड़ा मार्ग पर धामनोद में कालिका माता मंदिर स्थापना विक्रम संवत 1272 बैसाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया को हुआ था। और वर्ष पूछा जाए तो वर्ष कौन सा था? 1980 में पुनर्निर्माण किया गया था। मंदिर के गर्भगृह में माँ कालिका माता के आसपास माँ सरस्वती, माँ अम्बे विराजित हैं। गर्भगृह के बाहर परिक्रमा में 9 देवी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री माता विराजित हैं। इस मंदिर को करीब 800 वर्ष पुराना बताया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आया होगा। इसके बाद तो दोस्तों हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खंडवा में नर्मदा नदी पर एक द्वीप तथा प्रसिद्ध स्थल है, वो कौन सा है? तो दोस्तों खंडवा में नर्मदा नदी के तट पर हनुमंतिया टापू स्थित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, एक द्वीप के आकार पर बनाया गया है। दोस्तों खंडवा में हनुमंतिया टापू मध्य प्रदेश पर्यटन का जल पर्यटन गंतव्य है। ठीक है, इस टापू को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास नगर निगम द्वारा विकसित एवं प्रचारित किया जा रहा है। टापू को इसका नाम एक स्थानीय गाँव के नाम से प्राप्त हुआ है।
इंदिरा सागर बांध के निर्माण से उत्पन्न हुई मेट के कारण एक विशाल झील का जन्म हुआ और इसी झील पर दोस्तों हनुवंतिया टापू नामक स्थान बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है और काफ़ी मात्रा में यहाँ पे दर्शनीय स्थल दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे पहुँचते हैं दोस्तों। ठीक है, जल महोत्सव के नाम से ये प्रचलित है। आई होप कि आपको कुछ जानकारी समझ में आई होगी। इसी के अलावा दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छिंदवाड़ा में पातालकोट जनजातियों का निवास स्थान है। तो दोस्तों छिंदवाड़ा में पातालकोट जनजातियों का निवास स्थान कौन सा है? तो दोस्तों कौन सी जनजातियां हैं? तो वो हैं गोंड और भारिया, यानी कि ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। छिंदवाड़ा जिले में स्थित पातालकोट क्षेत्र प्राकृतिक संरचना का एक अजूबा है दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों की गोद में बसा यह क्षेत्र भूमि में 1000 से 1700 वर्ग फुट की गहराई से बसा हुआ है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया ब्लॉक में स्थित पातालकोट करीब 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली एक घाटी है, जो सदियों तक बाहरी दुनिया के लिए अनजान है और अछूती बनी रही। पातालकोट में 12 गांव समाये हुए हैं। ये गांव गैलडुब्बा, कारेआम, रातेड़, घटलिंगा, गुड़ी छतरी, धानाकोड़िया, चिमटीपुर, जड़मांडल, घर्रा कछार, कुमारपुर, शेर पंचोलमेल, सुबा भांड, हरमंगू, भंजलाम और मालती डोमिनी यहाँ के लोग भारिया और गोंड आदिवासी समुदाय के हैं, जो अभी भी अपने आप को पूरी तरह से प्रकृति से जोड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ दोस्तों आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। आखिरी और अंतिम क्वेश्चन पूछा गया था 2008 में अलीराजपुर जिला बनने से पहले यह किस जिले का एक हिस्सा था? तो दोस्तों किसका था अलीराजपुर बनने से पहले? तो ये था दोस्तों झाबुआ। झाबुआ से अलग करके दोस्तों अलीराजपुर बनाया गया है। अलीराजपुर का अगर गठन की बात की जाए तो ये दोस्तों 17 मई, कब? 17 मई 2008, 17 मई 2008 को झाबुआ से पृथक करके अलीराजपुर जिला पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है। इस जिले की सीमाएं दोस्तों गुजरात महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को छूती हैं। अलीराजपुर जिले में दोस्तों प्राथमिक रूप से भील, भिलाला, बारेला, मानकर, धारक व कोटवाल जनजाति के लोगों की बहुलता है। कुछ सालों पहले ही झाबुआ जिले से कुछ क्षेत्रों को अलग करके एक अलग जिला बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके 17 मई 2008 को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो लेक्चर की सीरीज पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और वीडियो लेक्चर पर दोस्तों काफ़ी सारी सीरीज़ पड़ी हुई हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, तो प्लीज़ सभी लोग जाएं और वीडियो लेक्चर की सीरीज़ों को वॉच जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।